स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट मो फन से, जो थर्ड ईयर जूनियर हाई का स्टूडेंट है। वो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत नर्वस था, लेकिन ये इस वजह से नहीं था कि वो क्लास में वीक था, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम मैजिक के बारे में था। जिस एकेडमी में वो है, वहाँ के सभी थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स जल्द ही डिजायर्ड स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन लेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बहुत ही डिमांडिंग टेस्ट एग्जाम पास करना होगा। एमोफन बताता है कि उसे ठीक से स्टडी करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 3 महीने पहले वो पहाड़ों में सो रहा था, जहां उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से हुई, जिसने उसे एक नेकलेस दी। अब उसकी क्लासमेट्स उसे हमेशा अनॉय करते हैं और उस पर हंसते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चांसेस वाला बच्चा है जो फेल हो सकता है। सब उसे शेम करते हैं और उसे क्लास का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट मानते हैं। इसके बाद हमें एक लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम मुबाई है, जो मो फन का पूरा ऑपोजिट है। वो अपनी क्लास में सबसे पॉपुलर है और उसकी फैमिली आइस मैजिक में स्पेशलाइज करती है। स्कूल के बाद उसका फादर बाहर उसका वेट कर रहा होता है। हालांकि उसके पिता हमेशा बहुत हम्बल रहे हैं और अपने बेटे के गुड फ्यूचर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर भी उन्हें अपने बेटे के लो ग्रेड्स को लेकर वरी रहती है। उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स नहीं मिले हैं, लेकिन उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक डिलीवरी ड्राइवर की जॉब ढूंढी है, जिसे वो मैजिक की जगह कर सकता है। लेकिन मो फन अपने फादर से गुजारिश करता है और वादा करता है कि वो और भी ज्यादा स्टडी करेगा ताकि मैजिक स्कूल में एडमिशन ले सके। तब उसके फादर उसे कहते हैं कि टेंशन मत लो और भरोसा दिलाते हैं कि वह हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि वो मैजिक स्कूल में एडमिशन ले सके। घर जाते वक्त अपने फ्रेंड के साथ चलते हुए मो फन ने देखा कि उसके फादर अपने बॉस से बात कर रहे थे। वो म्यू फैमिली का लीडर था, जो शहर की सबसे रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली मानी जाती थी। लेकिन इस फैमिली का रवैया बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था, खासकर मो फन के फैमिली के साथ। फिर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मो फन का परिवार मू फैमिली को काफी समय से जानता था। जब मो फन छोटा था तब वो मू फैमिली की डॉटर के साथ बहुत समय स्पेंड करता था। फिर एक दिन म्यू फैमिली की डॉटर अपने फैमिली से भागना चाहती थी, क्योंकि वो उनके तरीकों से सहमत नहीं थी। इसलिए वह स्नीक आउट करके मो फन से मदद मांगती है कि वो उसे भागने में मदद करे। लेकिन तभी उन्हें बॉस ने पकड़ लिया और इसके परिणाम स्वरूप उसने मो फन के फादर को इस हरकत की सजा दी। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां बॉस कहता है कि वह मो फन के फ्यूचर में मदद करेगा और उसे मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलाने की गारंटी लेगा। लेकिन इसके बदले में उसे उनका हाउस और मॉर्गेज चाहिए ताकि वह इसे अपनी प्रॉपर्टी बना सके। मो फन के फादर अपने होम को छोड़ने के लिए अग्री कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मो फन को एक मैजिशियन बनने का चांस मिल सके। बाद में जब उसके फादर उसे ये खबर देते हैं तो मो फन बहुत एक्सटैटिक हो जाता है कि वह आखिरकार मैजिक स्कूल में जा रहा है। लेकिन उसके फादर उसे ये नहीं बताते कि इसके लिए उन्हें अपना होम छोड़ना पड़ा। इसके बजाय वह मो फन से कहते हैं कि जब वह मैजिक एकेडमी में जाएगा तब वह उनका हाउस किराए पर दे देंगे। लेकिन मो फन को असली ट्रूथ पहले से ही पता होता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने फादर को बॉस से बात करते हुए देख लिया था। अगले दिन सभी का फर्स्ट डे होता है मैजिक स्कूल में, जहां सभी स्टूडेंट्स को अपनी एलिमेंटल पावर्स को अवेकन करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स इस बारे में चर्चा करते हैं कि जब कोई अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरता है तो उसे कौन सी एलिमेंटल पावर मिल सकती है। वे कहते हैं कि लाइटनिंग और फायर सबसे रेयरेस्ट पावर्स में से एक हैं। टीचर सभी को एक बैज पहनने के लिए देता है और जब वे अपनी पावर ऑब्टेन कर लेते हैं तो वह बैज उसी एलिमेंट के अनुसार लाइट अप हो जाएगा। उदाहरण के लिए ग्रीन विंड, रेड फायर, ब्लू आइस, गोल्ड लाइट। बाकी क्लासमेट्स मो फन का फन उड़ाते हैं, क्योंकि वह इकलौता स्टूडेंट था जो एग्जाम पास नहीं कर पाया था। सभी उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसे सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर उसकी अवेकनिंग ना हो। हर स्टूडेंट को स्टोन पर अपना हैंड प्लेस करना होता है, जिससे उनकी एलिमेंटल पावर का खुलासा होता है। सबसे पहले मोबाइल स्टोन को छूता है और उसे आइस पावर मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके फैमिली के बाकी सदस्यों को मिली थी। जब कोई अपनी एलिमेंटल पावर प्राप्त कर लेता है तो उसके बैज पर स्टार्स दिखते हैं, जो उसकी एबिलिटी लेवल को दर्शाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के पास शुरुआत में ज्यादा स्टार्स नहीं होते, लेकिन मोबाइल के पास पहले से ही एक स्टार होता है, जिससे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। बाकी स्टूडेंट्स एक एक करके स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि टीचर एमोफन का नाम नहीं पुकारता। बाकी सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसे सबसे वर्स्ट पावर मिलेगी, क्योंकि उसने एग्जाम फेल किया था। फिर मोफन आगे बढ़ता है, क्लास के सामने खड़ा होता है और अपना हैंड स्टोन पर रखता है।
बाकी स्टूडेंट्स अभी भी हंस रहे होते हैं क्योंकि उसे स्टोन का सही से उपयोग करना नहीं आता, लेकिन टीचर उसकी मदद करता है। कुछ समय बाद भी कुछ नहीं होता। तभी पूरी क्लास का ध्यान पास वाली क्लासरूम की तरफ चला जाता है क्योंकि वहां एक स्टूडेंट ने पर्पल एबिलिटी यानी लाइटनिंग हासिल कर ली थी। यह फायर के साथ साथ सबसे रेयरेस्ट एबिलिटी मानी जाती है। जब सब लोग क्लासरूम छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तब मोफन अपनी आईज क्लोज करता है और अचानक स्टोन पर्पल रंग से लाइट अप हो जाता है। लेकिन यही नहीं, बल्कि स्टोन एक साथ रेड रंग से भी चमकने लगता है। इसका मतलब यह था कि मोफन ने सिर्फ फायर एलिमेंट ही नहीं बल्कि लाइटनिंग एबिलिटी भी प्राप्त कर ली थी, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि मोफन अब स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन चुका था। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा क्योंकि सबका ध्यान दूसरे स्टूडेंट पर था जिसने भी लाइटनिंग पावर हासिल की थी। लेकिन जब सब वापस आते हैं तो वे सिर्फ ये देख पाते हैं कि मोफन ने फायर एलिमेंट हासिल कर लिया है। टीचर उसे कंग्रेचुलेट करता है और बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी को लगा था कि उसे सबसे वर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। लेकिन मोफन अंदर ही अंदर लाफ करता है क्योंकि उसे पता था कि उसने सिर्फ फायर एलिमेंट नहीं बल्कि लाइटनिंग पावर भी हासिल की थी। लेकिन बाकी सभी को लगता है कि उसके पास सिर्फ फायर एलिमेंट है। सभी स्टूडेंट्स को टीचर बताता है कि जब वे अवेकन होते हैं तो उनके बैज पर 7 स्टार्स दिखाई देती हैं। अब उन्हें स्टार्स को कंट्रोल करना सीखना होगा और कंसंट्रेशन से उन्हें स्टार पाथ बनाना होगा जिससे वे अपनी पूरी पावर अनलॉक कर सकें। फिर टीचर मोबाई को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है कि स्टार्स को कैसे अलाइन किया जाता है, क्योंकि मोबाई पहले ही 5 स्टार्स हासिल कर चुका था, जो उसे क्लास का सबसे हाई रैंकिंग स्टूडेंट बनाता है। लेकिन मोफन के पास सिर्फ 1 स्टार था। बाकी सभी उसका फन उड़ाते हैं और उस पर लाफ करते हैं क्योंकि उसका एलिमेंट अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा था। वे उसे क्लास के लिए एक एम्बैरेसमेंट कहते हैं, लेकिन असल वजह यह थी कि उसके बैज पर सिर्फ 1 स्टार इसलिए दिख रही थी क्योंकि वह सिर्फ उसके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसकी दूसरी लाइटनिंग पावर पहले से ही 6 स्टार्स तक पहुंच चुकी थी और उसे अब बस 7th स्टार को मास्टर करना बाकी था। बाद में मोफन पार्क में अपनी सिस्टर से टकराता है। उसकी सिस्टर ठीक से चल नहीं सकती जब तक कि वह व्हीलचेयर का इस्तेमाल न करे। लेकिन एमोफन देखता है कि कुछ थग्स उसकी सिस्टर की व्हीलचेयर छीन लेते हैं और उसका फन उड़ाने लगते हैं। मोफन उन थग्स के पास जाता है और उनसे व्हीलचेयर वापस मांगता है, लेकिन वे उसे थ्रेट करते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाए, नहीं तो वे उसे भी उसकी सिस्टर की तरह डिसेबल्ड बना देंगे। ये सुनकर मोफन को गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त वह अपनी स्टार्स की पावर अनलॉक करने की कोशिश करता है। वह आखिरकार स्टार पाथ बना लेता है और अपनी 7th स्टार को एक्टिवेट कर देता है। फिर मोफन अपनी लाइटनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन थग्स पर हमला करता है। वे सभी बेग करने लगते हैं और फियर में वहां से भाग जाते हैं। म्यू बाय अपने बॉस से मिलने जाता है और वे उसकी 5 स्टार एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। बॉस को म्यू बाय पर प्राउड होता है कि वह अब तक कितना आगे आ चुका है। फिर वह म्यू बाय से मोफन के बारे में पूछता है। म्यू बाय जवाब देता है कि मोफन सिर्फ 1 स्टार का है और उसे स्कूल का सबसे वर्स्ट मैजिशियन माना जाता है। बॉस ने मोबाई से कहा कि उन्हें किसी तरह मोफन को क्लास से निकालने का तरीका ढूंढना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अगले एग्जाम में फेल हो जाए। मोबाई बॉस से पूछता है कि वह मोफन को स्कूल से एक्सपेल करवाने की क्या प्लान बना रहा है। बॉस जवाब देता है कि वह एक छोटे से स्टोन का उपयोग करेगा जिसे मैजिक स्टोन भी कहा जाता है। ये स्टोन ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर सकता है और वे इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि मोफन का एग्जाम ग्रेड डी से भी खराब हो जाए। दूसरी तरफ लेकिन उनका प्लान इतनी आसानी से काम नहीं करने वाला था क्योंकि मोफन अपनी फायर पावर को ट्रेन कर रहा था। अब उसके पास 5 स्टार्स का एबिलिटी था, लेकिन उसे लगता था कि यह अभी भी इनफ नहीं है। वह कहता है कि उसकी फायर एनर्जी अभी भी बहुत लो है, इसीलिए वह पहले से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। उसका लक्ष्य मू फैमिली को यह साबित करना था कि वह एक वर्दी मैजिशियन है और उसे मैजिक स्कूल में रहने का पूरा डिजर्व है।
एग्जाम का दिन आ गया है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को समझाता है कि आज वे टेस्ट देने वाले हैं, जिससे यह पता चलेगा कि वे पिछले कुछ महीनों में कितने पावरफुल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल का उपयोग करेंगे, जो यह निर्धारित करेगा कि वे कितने पावरफुल बन चुके हैं। यह बॉल ग्लो करेगी, और यदि यह सही मात्रा में ग्लो करती है तो इसका मतलब होगा कि वे स्ट्रांग इनफ हैं। सभी स्टूडेंट्स लाइन अप होकर अपनी पावर्स टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्कूल की सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट मू निंगजू को एग्जाम का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए चुना जाता है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स यह देख सकें कि उन्हें क्या करना है। वह क्रिस्टल का उपयोग करती है और यह उसकी आइस मैजिक पावर को दर्शाता है, जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से बॉल का उपयोग करते हैं और अपनी पावर लेवल्स को रिवील करते हैं। कुछ को भी ग्रेड मिलता है, कुछ को ए ग्रेड भी मिलते हैं। जब मुंबई की बारी आती है तो वह क्रिस्टल बॉल को छूता है और उसका ग्रेड एस तक पहुंच जाता है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड होता है जो कोई भी हासिल कर सकता है। अब मो फन का नाम पुकारा जाता है, और जब वह आगे आता है तो बॉस चुपके से एग्जामिनर को नोटिफाई करता है कि वह मैजिक स्टोन को क्रिस्टल बॉल के नीचे प्लेस कर दे, ताकि मो फन की असली पावर अब्सॉर्ब हो जाए और उसका स्कोर खराब आए। जब मो फन टेस्ट करता है तो उसे सिर्फ बी ग्रेड मिलता है। मो फन को कुछ सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पावर इससे कहीं ज्यादा थी। वह दोबारा बॉल का उपयोग करता है और इस बार वह मैजिक स्टोन को ब्रेक कर देता है। अब नए टीचर को कुछ डाउट होता है कि शायद क्रिस्टल में ही कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वह इंस्पेक्टर से कहता है कि क्रिस्टल बॉल को बदल दिया जाए। जब न्यू क्रिस्टल बॉल लगाया जाता है तब मो फन की असली पावर सामने आती है। उसका ग्रेड भी एस आ जाता है, जो उसे क्लास के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक बना देता है। बाकी सभी क्लासमेट्स उसे देखकर प्राउड महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसकी ट्यूफुल एबिलिटी देखी थी। वो एग्जामिनर्स को ये भी बताता है कि वो ऑप्शनल टेस्ट भी देना चाहता है, और यहीं पर वो अपने बाकी क्लासमेट्स को शॉक कर देता है, क्योंकि अब उन्हें उसकी असली फायर एलिमेंट की पावर देखने को मिलती है। अब उसे अपनी क्लास का सबसे पावरफुल माना जाता है। इसके बाद मू फैमिली का लीडर मूजुओ मो फन को एक रिंग ऑफर करता है, जो उसके लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन की निशानी होती है, क्योंकि उसने एस रेटिंग हासिल की। साथ ही वो मो फन से कहता है कि वो अपनी फैमिली की सारी दुश्मनी भुलाकर उसके साथ काम करे और म्यू फैमिली को रिप्रेजेंट करे। लेकिन मो फन इस मौके का इस्तेमाल उसे ये बताने के लिए करता है कि वो और उसकी पूरी फैमिली घटिया लोग, स्कम हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उसके पिता के साथ किया था। टीचर मोफन को शांत होने और मुजूनो से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन मोफन मना कर देता है और उन सारी बातों का जिक्र करता है जो मू फैमिली ने 3 साल पहले उनके साथ की थी। मू फैमिली टीचर से कहती है कि मोफन को गेस्ट्स के साथ बदतमीजी करने की वजह से स्कूल से निकाल देना चाहिए, लेकिन टीचर कहता है कि सिर्फ बहस करने की वजह से किसी को एक्सपेल नहीं किया जा सकता, जब तक कि मामला हद से न बढ़ जाए। तभी मोबाय मोफन को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मू फैमिली का लीडर कहता है कि उसके अडॉप्टिव सन यूएन को ये लड़ाई लड़नी चाहिए। मोफन इस ड्यूल को एक्सेप्ट कर लेता है, हालांकि ये ड्यूल सिर्फ 2 साल बाद ही हो सकता है, क्योंकि अभी वे दोनों इसकी उम्र के नहीं हैं और स्कूल इसकी इजाजत नहीं देगा। 2 साल बाद नया सेमेस्टर शुरू होता है और प्रोफेसर सभी का स्वागत एलीट क्लास में करता है, जहां सिर्फ टॉप रैंक्ड मेजर्स को जगह मिलती है। यहाँ स्टूडेंट्स को मैजिक ईक्यूज नाम के एक्सक्लूसिव रेलिक्स मिलते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग को बहुत तेजी से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लास के टॉप 4 स्टूडेंट्स को 1 महीने के लिए ईक्यू इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, लेकिन टीचर मो फन से कहता है कि म्यू फैमिली के साथ उसकी बहस की वजह से उसे सिर्फ 10 दिन के लिए ही ईक्यू इक्विपमेंट मिलेगा। लेकिन मो फन के पास एक और ईक्यू है, वो नेकलेस जो उसे उस बुजुर्ग आदमी ने दिया था। मिस टैंग यू, जो मो फन की टीचर हैं, उससे मिलने आती हैं और उसे समझाती हैं कि उसका नेकलेस एक बेहद पावरफुल रिलिक है, जिसे कभी एक्सटिंक्ट माना जाता था। वो बताती हैं कि ये एक ग्रोथ टाइप ईक्यू है, जो हर तरह की सोल्स और स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब करता है और उसकी एबिलिटीज को लगातार बढ़ाता रहता है, इसलिए उसे इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स माउंटेन्स में एक आर्मी लीडर से मिलने जाते हैं, ताकि कुछ बेसिक ट्रेनिंग कर सकें।
लेकिन असल में ये सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती। आर्मी लीडर चाहता है कि ये स्टूडेंट्स एक हंटिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें, जहां उन्हें असली दुश्मनों का सामना करना होगा और अपने मेज स्किल्स को टेस्ट करना होगा। मोफन और बाकी स्टूडेंट्स अलग अलग टास्क्स को कंप्लीट करने लगते हैं जब तक कि उन्हें एक केव नहीं मिलती। आर्मी लीडर उन्हें बताता है कि उसने उस केव में एक ब्रेसलेट खो दिया है और उन्हें उसे लाना होगा, लेकिन केव के अंदर वन आइड वुल्व्स छुपे हुए हैं। कमांडर ने उन्हें बताया कि केव में वन आइड वुल्फ है, लेकिन ये एक झूठ था। असल में वो वुल्फ स्पिरिट वुल्फ था, जिसे स्टूडेंट्स की स्किल्स को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए उनके ऑर्डर्स के तहत हल्का हमला करने के लिए कहा गया था। जब सभी केव के अंदर जाते हैं तो उन्हें आखिरकार जायंट वुल्फ मिल जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन मूबय अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, मगर उसकी मैजिक से मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं होता। तभी मोफन एक लड़की की मदद करता है, जो हिम्मत दिखाकर बीस्ट के सामने आ जाती है। लेकिन मोफन जानता था कि वो इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगी, इसलिए वो उसे बाहर ले जाता है। लेकिन वो लड़की वापस केव में चली जाती है, यह साबित करने के लिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग मेज है। हालांकि उसकी दूसरी कोशिश भी मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आखिरी वक्त पर एक लाइटनिंग पावर वाले स्टूडेंट ने उसे बचा लिया। एम्यूबाई भी दूसरी बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन पर गिरा दिया जाता है। तभी एमोफन सही समय पर केव में एंट्री करता है और अपनी मैजिक को टेस्ट करने के लिए अपने स्टार्स को एक्टिवेट करता है। वो फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके फायरबॉल्स से मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे उसका इग्निशन एक नए लेवल पर अनलॉक हो जाता है और अब वो लेवल 2 इग्नाइट तक पहुंच चुका है। ये देखकर ऊपर से देख रहे टीचर्स भी शॉक्ड रह जाते हैं। इसी बीच कमांडर बाकी टीचर्स को नोटिफाई करता है कि अब स्पिरिट वुल्फ उसकी बात नहीं सुन रहा है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए सभी टीचर्स नीचे जाकर उन्हें बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बीस्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, तो मो फन और उसका दोस्त जांग जाओ बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए बीस्ट को केव के अंदर लुभाने की प्लानिंग करते हैं। जैसे ही वे दोनों बीस्ट को अंदर ले जाते हैं, बीस्ट अचानक जांग जाओ पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी पहली बार मोफन अपनी दोनों एबिलिटीज को कंबाइन करता है और स्पिरिट वुल्फ को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जैसे ही वो बीस्ट को खत्म करता है, उसका नेकलेस पूरी स्पिरिट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसका टीचर उससे कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक स्टूडेंट ने अकेले स्पिरिट वुल्फ को हरा दिया, क्योंकि स्पिरिट वुल्फ की ताकत असली वन आइड वुल्फ जितनी ही होती है। टास्क पूरा होने के बाद सभी स्टूडेंट इस टेस्ट में ए स्कोर मिलता है और इसका पूरा क्रेडिट एमोफन को जाता है। वंस उसने बीस्ट को हरा दिया, वह लेवल 2 फायर अनलॉक करने में सक्षम हो गया और उसे एहसास हुआ कि यह मॉन्स्टर के खिलाफ कितना पावरफुल था। इसलिए वह अपनी लाइटनिंग एबिलिटी के लिए भी वही लेवल 2 पावर हासिल करने का एम करता है। उसे मिस यांग की सारी बातें याद आती हैं जो उन्होंने नेकलेस के बारे में बताई थी, जिससे वह अलग अलग सोल्स को अब्सॉर्ब कर सकता था। इसलिए वह नेकलेस को और ज्यादा इवॉल्व करने और अपनी पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए हंटर बनने का फैसला करता है। मो फन शहर की ओर निकलता है ताकि हंटर्स की टीम को ज्वाइन कर सके। वह हंटर्स हॉल में एंटर करता है और एक अजनबी से पूछता है कि सिटी हंटर्स को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। वह व्यक्ति उसे बताता है कि ज्वाइन करने के लिए बहुत लंबी वेटिंग लाइन है और वे सिर्फ उन्हीं मेजेस को एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास कम से कम फायर पावर हो। मोफन उससे पूछता है, तो लाइटनिंग पावर के बारे में क्या? इस पर वह आदमी जवाब देता है, झूठ बोलकर ज्वाइन करने की कोशिश मत करो, सच बताओ। उस आदमी को यकीन हो जाता है कि मोफन के पास सच में लाइटनिंग पावर नहीं है और वह समझाने लगता है कि सिर्फ 1000 मैग्स में से एक ही इस एलिमेंट को हासिल कर पाता है। इसी बीच मोफन उसे बीच में छोड़कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हंटर्स का लीडर बार बार लो रैंकिंग मेजेस के अप्लाई करने से परेशान हो चुका था। वह अपने साथियों से कहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर लाया जाए जिन्हें पहले से हंटर बनने का कुछ एक्सपीरियंस हो। आखिरकार
वे लोग मो फन तक पहुंचते हैं और उससे उसका हंटर सर्टिफिकेट मांगते हैं। इस पर वह जवाब देता है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो लोग एमोफन से कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस्ड हंटर्स चाहिए, न कि कोई न्यूबी। लेकिन तभी मोफन उन्हें बताता है कि वो एक लाइटनिंग पावर मेज है, जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी लाइटनिंग मेज को अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि ये बेहद रेयर होते हैं। वो उससे अपनी लाइटनिंग पावर को साबित करने के लिए कहते हैं, तो मोफन अपनी लाइटनिंग एबिलिटी से स्टार पाथ बनाता है। फिर वो खुद को फैन मो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद वो सिटी हंटर्स के लीडर से मिलता है, जो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे बताता है कि उनकी अगली मिशन एक लोकल स्कूल में होने वाली है जहां मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। लेकिन वो लोग मोफन को पीछे रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अभी न्यू मेंबर है, मगर मोफन कहता है कि उसे भी इस मिशन में शामिल होना है। फिर मोफन को एहसास होता है कि जिस स्कूल पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है वो उसकी सिस्टर का स्कूल है। वो फौरन अपनी बहन को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि वो सेफ है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स उठा ले गए हैं। मोफन तुरंत वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और जल्दी ही उसे वन आइड बीस्ट मिलता है जो काफी ताकतवर लगता है। वो उससे भिड़ जाता है और इसी बीच उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। अब इलीट हंटर्स अपनी असली ताकत दिखाते हैं, जिससे साबित होता है कि उन्हें बेस्ट हंटर्स क्यों कहा जाता है। इसी दौरान टीम की सबसे छोटी मेंबर अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करने में गलती कर देती है, लेकिन मोफन अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, जिससे लड़की को कोई नुकसान नहीं होता। सभी लोग मोमोफन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसकी जान बचाई और अब उसे पूरी तरह टीम का हिस्सा मान लिया जाता है। मोफन धीरे धीरे ग्रुप में फिट होने लगता है और एक रिस्पेक्टेड हंटर बन जाता है। म्यू फैमिली एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेल आइस मेज तैयार कर रही है जिसका नाम युआन है और वही मोफन के साथ ड्यूएल करेगा। युआन पूछता है कि उसे ही इस फाइट के लिए क्यों चुना गया, तो बॉस एक्सप्लेन करता है कि यह उसके कमिंग ऑफ एज को सेलिब्रेट करने के लिए है और वह पूरी फैमिली को इनवाइट कर सकता है। इसी बीच स्कूल में उसकी क्लासमेट जूमिन मोफन को स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। वह एक्सप्लेन करती है कि उसने कॉम्पाउंड में कुछ स्ट्रेंज चीजों के बारे में सुना है और वह इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, इसीलिए वह चाहती है कि क्लास का सबसे स्ट्रांग मेज उसके साथ चले। मोफन अग्री कर लेता है और उसकी हेल्प करता है एरिया को एक्सप्लोर करने में। वहां उन्हें एक और वन आइड वुल्फ मिलता है, लेकिन यह पहले मिले वुल्फ से अलग था। मोफन उसे बताता है कि यही असली वन आइड वुल्फ है जिसे सिटी हंटर्स इतने समय से ढूंढ रहे थे। वह मिन को बताता है कि वह इस लोकेशन की जानकारी अपनी टीम को देगा, लेकिन जू मिन पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी थी। जैसे ही वुल्फ को फोन की रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, वह तुरंत उनका पीछा करने लगता है। मोफन उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन पावरफुल अटैक्स के बावजूद भी वह उसे मार नहीं पाता। तभी सिटी हंटर्स की एक मेंबर काई टांग वहां पहुंचती है। वह एक आइस मेज होती है और मू फैमिली का भी हिस्सा होती है। जूमिन उसे बताती है कि मोफन अभी भी वन आइड वुल्फ से लड़ रहा है और वे जल्दी से उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं और वुल्फ को इमोबिलाइज कर देते हैं। काइटांग को मोफन याद आ जाता है क्योंकि उसने उसे पहले भी देखा था जब वह छोटा था और उसने उसे विंडो से पकड़ लिया था। फिर वह युएन को बताती है कि उसका नाम मोफन है, वह स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ता है और उसने उनके अंकल का इंसल्ट किया था। युएन को सरप्राइज होता है कि वह पहली बार मोफन को देख रहा है क्योंकि उसे इसी लड़के के साथ ड्यूएल करना है। जब मोफन वहां से भागता है तो काइटांग सिटी हंटर्स को कॉल करके बताती है कि उन्होंने वुल्फ को टेम कर लिया है, लेकिन उसे पूरी तरह से पैरालाइज करने के लिए उन्हें मोफन की लाइटनिंग पावर की जरूरत पड़ेगी। मोफन वहां पहुंचते ही बाकी सभी हंटर्स से मिलता है, जो उससे कहते हैं कि वह वुल्फ पर अपनी लाइटनिंग पावर यूज करे। लेकिन जैसे ही वह अपनी पावर यूज करता है, वुल्फ का रंग रेड हो जाता है और वह इवॉल्व होकर जनरल क्लास में बदल जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने और वहां से जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब ऑड वुल्फ के फेवर में है,
लेकिन कैप्टन इंसिस्ट करता है कि वे कम से कम इसे हराने की कोशिश तो करें, क्योंकि अगर वे कुछ नहीं करते तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद सभी हंटर्स एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से पावर्स यूज करते हैं और बीस्ट को कंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काफी रेजिस्टेंट साबित होता है। भले ही वे सभी एक्सपीरियंस मेजेस हैं, फिर भी वुल्फ की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। जब सब कॉर्नर में फंस जाते हैं तो मोफन फैसला करता है कि वह अपनी लाइटनिंग पावर से वुल्फ को स्टन करेगा। वह थोड़ी देर तक इसे कंट्रोल में रख पाता है, लेकिन फिर भी यह बीस्ट के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि यह वुल्फ उससे बहुत हायर लेवल का था। तभी अचानक एक मिस्टीरियस आदमी आउट ऑफ नोवेयर वहां आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि एशिया का सबसे पावरफुल वाटर मेज मिस्टर यांग होता है। वह अपनी एडवांस्ड वाटर एलिमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल कर बीस्ट को खत्म कर देता है। इसके बाद वह मोफन की हिम्मत की तारीफ करता है कि उसने अकेले एक आंख वाला भेड़िया का सामना करने की हिम्मत दिखाई। इसके बाद मोफन भेड़िए की आत्मा को अब्सॉर्ब कर लेता है और एक नए लेवल की पावर हासिल कर लेता है। जल्द ही उसका युआंग के खिलाफ फाइट का दिन करीब आ जाता है और डायरेक्टर उसे थोड़ा इंकरेजमेंट देता है, लेकिन साथ ही वह थोड़ा परेशान भी होता है, क्योंकि उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मोफन जीत पाएगा। डायरेक्टर उसे इस इवेंट का असली पर्पस बताता है, जो कि विनर के लिए एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है। जीतने वाले को सेक्रेड स्प्रिंग का एक्सेस मिलेगा, एक ऐसी जगह जहां मेज की स्किल्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया जा सकता है। यह सुनकर मोफन को एहसास होता है कि मिस्टर यांग इतने पावरफुल क्यों थे, क्योंकि वह सेक्रेड स्प्रिंग में जरूर गए होंगे, जिससे उन्होंने एडवांस्ड लेवल मेज बनने की ताकत पाई। अब मोफन इस कंटेस्ट को जीतने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को भी उस पर भरोसा नहीं है। वह अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से बात करता है और वह उसे कहती है कि बेहतर होगा कि वह कल फाइट में ना आए, क्योंकि युआंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और वह नहीं चाहती कि मोफन को कोई चोट लगे। लेकिन मोफन उसे कॉन्फिडेंटली बताता है कि डरने की जरूरत युआंग को होनी चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार है। वह कहता है कि वह इस दिन का सालों से इंतजार कर रहा था, अपनी इज्जत के लिए लड़ने और उस फैमिली को हराने के लिए जिसने उसके पिता को कई सालों तक ह्यूमिलिएट किया है। द्वंद्व ड्यूल का दिन आ जाता है और मोफन कन्वेंशन की तरफ बढ़ता है, जहां शहर के सभी सबसे महत्वपूर्ण लोग इस इवेंट को देखने के लिए आए हैं, ताकि युआंग के कमिंग ऑफ एज को विटनेस कर सकें। सभी मेहमान बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और मोफन की मुलाकात काई टांग से होती है। वह मोफन से कहता है कि उसे रेड कारपेट पर नहीं चलना चाहिए और वीआईपी गेस्ट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। मोफन भूल गया था कि वे लोग नहीं जानते कि वह उनका दोस्त फैन मो है, जो कि सिटी हंटर्स का हिस्सा है। मोफन अकेला आया था, लेकिन कुछ देर बाद उसके कुछ दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। उनमें उसके क्लासमेट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम के आर्मी लीडर और उसके पिता भी शामिल होते हैं, जो उसे सपोर्ट करने आए हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर को यकीन नहीं था कि मोफन यह लड़ाई जीत पाएगा। आखिरकार दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और द्वंद्व डुअल शुरू हो जाता है। दोनों अपनी जबरदस्त पावर दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि युआंग मोरा फैमिली का हिस्सा है, उसके पास बहुत ही यूनिक मैजिक इक्विपमेंट होता है, जिससे वह बहुत तेजी से मूव कर सकता है। इसकी वजह से मोफन के लिए उस पर एक भी सही तरीके से हमला करना मुश्किल हो जाता है। युआंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि उसकी लेवल 3 आइस पावर मोफन की लेवल 2 फायर इग्नाइट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वह मोफन पर एक जबरदस्त आइस स्टॉर्म अटैक कर देता है, लेकिन मोफन को सिटी ऑफ हंटर्स में की गई अपनी ट्रेनिंग याद आती है, जहां उसने भेड़िए की आत्मा को अब्सॉर्ब किया था और 7-1 स्टार अलाइन करके अपनी असली फायर एबिलिटी को अनलॉक किया था। वह अपने चारों ओर एक बड़ा फायरबॉल क्रिएट करता है, जो उसे आइस स्टॉर्म से बचा लेता है। इसके बाद मोफन एक जबरदस्त फायर एक्सप्लोजन करता है, जिससे युआंग जमीन पर गिर जाता है, लेकिन युआंग फिर से उठता है और कहता है कि मोफन तो बस किस्मत से बच गया, वरना एक बेकार इंसान ट्रैश कि उसके सामने कोई औकात नहीं थी। तभी युआंग यह भी दिखाता है कि वह इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि उसने एक स्पेशल बॉडी आर्मर पहना हुआ है। यह देखकर मूसा और वह फैमिली का लीडर भी हैरान रह जाता है,
कि उन्हें मोफन जैसे किसी नाचीज के खिलाफ यह आर्मर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भीड़ में हर कोई कहने लगता है कि यह फाइट अनफेयर है क्योंकि युआंग ने आर्मर का इस्तेमाल किया है। आर्मी लीडर भी मोफन से कहता है कि उसे इस फाइट से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। युआंग मोफन से कहता है कि यह आर्मर उसे उसके पिता से गिफ्ट में मिला है और फिर वह मोफन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि उसके पिता तो कभी उसे ऐसी कोई चीज खरीदकर नहीं दे सकते थे। वह उसे गरीब बच्चा कहकर मजाक उड़ाता है और उसे फाइट छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी मो फन को अपने पिता की मेहनत और संघर्ष याद आता है जो उन्होंने उसे मैजिक स्कूल में भेजने के लिए किया था। वह फाइट जारी रखने का फैसला करता है और अपनी मैक्सिमम लाइटनिंग पावर अनलीश कर देता है। इसी दौरान वह पहली बार यह खुलासा करता है कि वह डबल एलिमेंटल मेज है। इस बार वह अपनी दोनों ताकतों को मिलाकर युआंग के बॉडी आर्मर को तोड़ देता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मो फन इस फाइट को जीत जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीजन 2 का भी रिव्यू करूं तो नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।